नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं अजय शुक्ल आप सभी का चर्चा में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि हरियाणा का पानी हरियाणा के लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। क्यों बिगाड़ रहा है, इसके पीछे वजह है। तमाम सारे सैंपल चेक हुए, तमाम सारे पानी को तमाम जिलों में चेक किया गया और चेक किया गया तो 18 जिलों में पानी इस तरह का पाया गया जो तमाम सारी बीमारियों का कारण बन रहा है। आपकी हड्डियां कमजोर कर रहा है, आपकी तमाम सारे मिनरल्स की कमी पैदा कर रहा है और बहुत सारी चीजें। पानी सिर्फ पानी नहीं होता है, पानी जीवन भी होता है। इसलिए यह गंभीर विषय है, क्योंकि हरियाणा यदि सेहतमंद नहीं रहेगा तो फिर कैसे पहलवानी करेगा, कैसे दूसरे खेलों में जाएगा और कैसे किसानी करेगा। क्योंकि पूरे देश को अन्न खिलाने में हरियाणा का एक बड़ी भूमिका है। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल जुड़ा हुआ है, जिससे हम आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से डॉक्टर मनवीर छिल्लर है। और हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से वेद प्रकाश विद्रोही हैं, जो बड़े समर्पित व्यक्ति हैं और विद्रोही प्रवृत्ति के हैं। तो इसलिए इनको उसी तरह माना जाता है। तो चलिए, सबसे पहले विद्रोही साहब से ही बात करते हैं, क्योंकि तमाम विद्रोह ये उठाते रहे हैं और तमाम सत्ता किसी की रही हो, इन्होंने आवाज बुलंद की है। तो आज जब पूरे हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की सेहत की बात हो रही है, हरियाणा के पानी की बात हो रही है, भाखड़ा के पानी के जरिए किस तरीके से हरियाणा को पानी दिया गया और पानी से उसको आगे बढ़ाया गया, आज जो हालत है कि पानी इतना खराब हो रहा है, जो तमाम सारे जो इसके निकल रहे हैं कंटेंट आ रहे हैं सामने, वो चिंताजनक है। और जब ये चिंताजनक हो तो ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी भी सत्ता में 10 साल रही है, तो इस बारे में आपने भी रिसर्च कराई थी। तो इन सब के लिए क्या हुआ था आपकी सरकार में, बाकी सरकारों में, और आज क्या हो रहा है? जी, वेद प्रकाश। आज शुक्ल जी, आपको, भाई रजत पंजरेटा जी को, भाई डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा के अंदर ये सबसे पहले खारे पानी की समस्या सबसे ज्यादा दक्षिणी हरियाणा के अंदर थी। मैं व्यक्तिगत रूप से विगत 40 सालों से इस मुद्दे को उठाता रहा था। की वजह से लोगों के दांत खराब हो रहे हैं, लोगों की आंखें खराब हो रही है, चर्म रोग हो रहे हैं। इसलिए हम कहते थे कि दक्षिणी हरियाणा को जो भाखड़ा से राविव्यास का पानी मिलना है, वो पानी दक्षिणी हरियाणा को एसवाइल के द्वारा पहुंचाया जाए, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी मांग को लेकर सबसे पहले, खेती से भी पहले, हम इस बात को लेकर करते थे कि यहाँ पीने का ही पानी नहीं है, और जो पीने का पानी है उसके सारे स्रोत खारे हैं। सरकारों ने इस बात को धीरे धीरे समझा और यहाँ पानी की पेयजल की व्यवस्था की, क्योंकि जो पहले पानी था वो तो कुओं से निकलता था, उसमें खारी था। तो इसी बात को मद्देनजर रखकर जो 1977 के अंदर यहाँ जवाहरलाल नेहरू कनाल और महेंद्रगढ़ कनाल बनी थी, उनके अंदर धीरे धीरे थोड़ा बहुत नहरी पानी पीने के नाम पर छोड़ा जाता था, पर उस पानी से कुछ हुआ नहीं। अब हालात ये हो गए कि पूरे हरियाणा में पानी की कमी हो गई। मैं आपको बताऊं, 18 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर बड़ी विकट स्थिति है। 6 जिलों में तो बड़ी भयावह स्थिति है, उनके अंदर वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। उनमें करनाल सबसे खराब है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा पानी निकलता है धान की वजह से। करनाल, उसके बाद रेवाड़ी की है, उसके बाद सिरसा की है, महेंद्रगढ़, यमुनानगर, फतेहाबाद। ये जो 6 जिले हैं ये तो भयावह स्थिति के अंदर है। और जो 5 जिले हैं, सोनीपत, जींद, भिवानी, अंबाला और चरखी दादरी, इनका जल स्रोत खतरे के अंदर है। और 4 जिले ऐसे हैं, पंचकुला, पलवल, मेवात और हिसार, जो भविष्य के अंदर खतरे में पड़ने वाले हैं। जमीन से जिस हिसाब से बेहिसाब पानी निकल रहा है, उस हिसाब से हरियाणा के अंदर पानी है ही नहीं। हरियाणा के अंदर 36 लाख MAF पानी की जरूरत है हरियाणा के अंदर, जबकि हरियाणा को सभी स्रोतों के आधार पर 24.58 लाख MAF पानी मिलता है। तो हरियाणा के अंदर आज की स्थिति के अंदर 11.57 MAF पानी की कमी है।
जिसकी वजह से स्थिति और मैं आपको बताऊं, स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है कि पानी का प्रबंधन भी हम सही नहीं कर पा रहे। और उसका भी मैं उदाहरण देता हूं आपको। पानी के सही प्रबंधन न करने की वजह से हरियाणा के अंदर 9,82,740 एकड़ जमीन है जो बुरी तरह क्षेमग्रस्त हो चुकी है, बहुत बुरी तरह, जिसमें 1,74,470 एकड़ जमीन तो गंभीर स्थिति में क्षेमग्रस्त है। वो क्यों है कि कुछ क्षेत्रों के अंदर जो पानी है वो इतना ज्यादा आ रहा है कि वहां नहर खुद रही है, पानी के स्रोत ज्यादा है, कि वहां तो ज्यादा पानी मिल रहा है, इसलिए वहां की भूमि खराब हो रही है। और कुछ क्षेत्रों की हालत है कि पानी न होने की वजह से जल स्रोत सूख रहे हैं और खारी पानी होने की वजह से लोगों में बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके प्रबंधन के लिए हर सरकारों ने कुछ ना कुछ काम किया है। कांग्रेस के जमाने में भी काम हुआ है, लोक दल के जमाने में भी काम हुआ है। सबसे पहले हमारे दक्षिणी हरियाणा में तो लोक दल के जमाने में काम शुरू हुआ था, जब चौधरी देवीलाल जी ने कुछ बांध बांधने शुरू किए थे। उन्हीं बांधों के अंदर एक बांध आपका ये मसाणी बांध भी बंधा था 1977 में, जब देवीलाल जी जनता पार्टी की सरकार थी, क्योंकि बाढ़ आई थी। बाढ़ आने के बाद बांध बंधा, पर बांध तो बंद गया, पर देखो विचित्र स्थिति ऐसी पैदा हुई कि जब से बांध बना है 47 सालों से बाढ़ का पानी तो दूर की बात है, वो साबी नदी के स्रोत भी राजस्थान ने रोक लिए। इसी तरह जो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो नदियां थी जो राजस्थान से आती थी, उनको रोकने के लिए भी चौधरी देवीलाल जी के टाइम में कुछ बांध एक दो बंधे थे पहाड़ों के पास, पर उनका पानी भी रोक लिया। अब पानी राजस्थान ने रोक लिया, पानी आ नहीं रहा। और जो देवीलाल जी ने बांध बनाए थे उसके बाद वो बांध बने नहीं। फिर उसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई, और कांग्रेस की सरकार में भी विशेषकर जब हुड्डा सरकार आई, तो उसने फिर ये पानी के स्रोतों का किया। कुछ चौटाला साहब ने भी थोड़ा बहुत किया था, उसका भी असर पड़ा था। अब खट्टर साहब कह रहे हैं पिछले कई सालों से कि भाई 5,000 तालाब करेंगे, अब वो 12,000 तालाबों पर आ गए। वो सिंगापुर भी गए थे, उन्होंने एक विदेशी कंपनी से करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट भी किया था, पर पिछले 5 सालों से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया करोड़ों रुपए का, पर जमीन के अंदर कहीं असर नहीं दिख रहा। वो बार बार जुमला तो उछालते हैं कि हम 12,000 तालाबों को जीर्णोद्धार करेंगे। बेद जी इसमें एक सवाल जोड़ लें। मुझे याद है कि जो अभी पिछला शीतकालीन सत्र था उसमें मूलचंद शर्मा जी ने, जो परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने बताया था कि हरियाणा सरकार ने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जो है इन सारे दूषित पानी और सब चीजों को लेकर के, कैसे पानी का दोहन और सारी चीजें, उसको लेकर जांच कर रही है। 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं सरकार के, और ऐसी स्थिति में जब 9 साल कंप्लीट हो रहे हो और सरकार कह रही हो कि अभी जो है हम कमेटी बना रहे हैं और इसको लेके कर रहे हैं, तो जो पिछली कमेटियों की रिपोर्ट्स थी वो भी सामने थी, उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाया? जी देखो, ये सरकार जुमले उछालती है। मैं इसका भी उदाहरण देता हूं आपको। धारुएड़ा से भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, पानी आता था कांग्रेस के जमाने में भी, थोड़ा बहुत दूषित पानी लोकदल के जमाने में भी आता था, परंतु उसको रोकथाम के लिए कांग्रेस और लोकदल के जमाने में योजनाएं बनी। पिछले 9 साल से बहुत ज्यादा प्रदूषित पानी धारुएड़ा से आ रहा है, भिवाड़ी से धारुएड़ा में आ रहा है। बार बार इसकी मांग की जाती है, पुरानी योजनाओं की बात की जाती है, सरकार हर बार एक नई कमेटी बना देती है, वो पानी आज तक नहीं रुका। और अब तो हालत ये हो गई है, जो नेशनल हाईवे है दिल्ली जयपुर का, उसके अंदर भी वो पानी खड़ा रह जाता है। और उन्होंने एक और विडंबना की, जो मसाणी बांध जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, वो पानी से सूख गया था, तो कांग्रेस के जमाने में, वो लोकदल के जमाने में शुरू हुआ था कि भाई इसके अंदर कुछ पानी डाला जाए, पर लोकदल की सरकार चली गई थी, वो कर नहीं पाए। फिर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस ने उसके अंदर एक लाल बहादुर शास्त्री नाला बनाया, वो बनाया था कनाल, कि भाई वो जाए और उसको पानी डाला जाए। वो कांग्रेस के जमाने में बन गई थी, और जब भाजपा की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, उसके अंदर नहरी पानी डालने के बजाय जो शहर का गंदा पानी था वो डाल दिया। और अब तो फिर जब इन्होंने भिवाड़ी का पानी रोकने की, गंदे की कोशिश की, तो भिवाड़ी का जो पानी है उसको गंदा पानी डालने के लिए उसके अंदर कर दिया। तो वो इतना
सड़ गया कि जो वहां मछलियां थी वो था, जो कांग्रेस ने टूरिस्ट स्पॉट बनाने का प्रयास किया था, एक छोटा सा बनाया था वन विभाग ने कॉम्प्लेक्स, वो सारा बर्बाद हो गया, वो करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। और इतना पानी सड़ गया कि आसपास के 14-15 गांवों के अंदर पूरे जो जल स्रोत थे उनके अंदर प्रदूषित हो गया। तो ये सरकार केवल योजना बनाती है। अब जिस तरह हरियाणा के अंदर यूरिया का प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा यूरिया या दूसरे खाद, वेद जी, अब दोबारा आपके पास आता हूं, एक बार सभी से ले लूं। रजत जी, जिस तरीके से वेद जी ने बताया, तो सारी चीजें उन्होंने बताई और उन्होंने सारी सरकारों के काम बताए। उन्होंने किसी एक सरकार की बात नहीं की, एक बड़ी अच्छी बात है, और इसीलिए विद्रोही जी विद्रोही कहे जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से आपकी पार्टी हरियाणा में खुद को धरती पुत्र माना जाता है, और जिस तरीके से किसानी और सबके साथ में जुड़े हुई आपकी पार्टी मानी जाती रही है, तो ऐसी स्थिति में जब ये हालत हो रही है, तो धरती पुत्र और धरती पुत्रों वाली पार्टी आज कहां पे है, और इसको लेके मुद्दा क्यों नहीं गर्म कर रही है? जी, रजत जी। देखिए अजय जी, पहले तो मैं ये जो विषय है, ये जल जो है ना, ये ऐसे ही नहीं कहा जाता जल ही जीवन है। ये केवल पीने की बात नहीं है कि पीने का पानी हो, पेयजल हो। बिना पानी के, बिना जल के खेती भी संभव नहीं है, और खेती नहीं होगी तो खाने का अन्न नहीं होगा, अनाज पैदा नहीं होगा तो वैसे ही जीवन समाप्त हो जाएगा। तो विषय सरकारों से, मतलब ना इस पे राजनीतिक कोई बात करते हुए, ये बड़ा सोशल कॉज है, बड़ा गंभीर इशू है। 1985 में न्याय युद्ध एसवाइएल के लिए लड़ा गया था, जिसके लिए स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था। अभय सिंह चौटाला जी को भी जब एसवाइएल के लिए हमने पूरे हरियाणा के जिला स्तर हमने धरने दिए, वहां पे बहुत जगह हिरासत में भी लिया गया, कई जगह जहाँ जगह नहीं थी वहीं जेल बनाया गया। और जब हम जा रहे थे पंजाब में, हम एंटर करने लगे अम्बाला से, तो वहां अभय सिंह जी को हिरासत में लेके पटियाला जेल में डाल दिया गया। वो लड़ाई भी इसराइल के लिए ही लड़ी जा रही थी पूरे हरियाणा में, वो जिला स्तर के ऊपर। तब हर जिला पे हमारे आंदोलन चल रहे। अब इसको राजनीति से मैं हटकर बात करूंगा, क्योंकि आपने सवाल शुरुआत में ऐसा कर दिया कि आपकी पार्टी इसको कैसे, कितनी गंभीरता से कैसे देती है। तो हम तो शुरू से ही गंभीर रहे हैं, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी के समय से। लेकिन हम अभी जो रूट कॉज है, जो हमारा आज का मुद्दा है, और जो प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जाए, सरकार का कोई बंदा सुने, कहीं आगे इस वीडियो को आगे उनको दिखाए किसी को, जो सरकार में बैठे लोग हैं। तो इसके दो तीन मुख्य कारण हैं, और जो समस्या उनके अच्छे समाधान और सिर्फ अच्छी एक मैनेजमेंट की नीयत है, जिससे काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा। दो तीन कारण है। ह्यूमन कंजम्पशन मानता हूं मैं, जो बढ़ गई है, ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन है। अब पानी की डिमांड तो देखिए बढ़ेगी बढ़ेगी। जैसे अब दिल्ली एनसीआर का एरिया है, वहां पे पानी कम है, और लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। गर्मियों में पानी के, दिल्ली तक में पानी के टैंकर का एक माफिया है। पानी के टैंकर्स, आपको पता है कि पीने के पानी के लिए जहाँ पे नहीं है उपलब्ध, वहाँ दिल्ली में, गुड़गांव में भी बल्कि मना किया जाता है कि आप इतने समय से इतने समय तक ही पानी यूज कर सकते हैं। कई बिल्डिंग्स हैं जो, हाँ, हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहाँ हजारों फैमिलीज रहती है, वहाँ अनाउंसमेंट होती है। फिर वहाँ पानी खत्म भी होता है, बाहर से भी मंगाना पड़ता है, कईयों के अपने वाटर टैंक हैं। तो देखिए, पहली बात तो जहाँ पे अभी धारूहेड़ा से शुरू करते हैं, विद्रोही जी की बात कोई आगे बढ़ाता हूँ मैं, ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बन जाए, तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे इस। तो जब इन्होंने कहा कि धारूहेड़ा से जो वेस्ट वाटर है, वहां समस्या है, वो इधर की तरफ आ रहा है, और वो आसपास का सारा जो है वो सॉइल भी पॉल्यूट करेगा, वाटर की क्वालिटी भी पॉल्यूट करेगा। और चलो मैं यूरिया वाली बात भी ले आता हूँ। जैसे पंजाब हरियाणा में कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं उनके पॉल्यूटेंट्स की वजह से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। हड्डियों की समस्या है, आंखों की समस्या है, और भी अनेक समस्याएं हैं। तो पहली बात तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की जरूरत है। जो वेस्ट वाटर है उसको आप अच्छी तरह उसको ट्रीट करिए, वाटर ट्रीटिंग प्लांट लगाइए। उसके बाद जहाँ पे पानी खारा है, वहां पानी खारा है तो इंडस्ट्री, कृपया करके इंडस्ट्री वहीं लगे, ताकि वो खारे पानी को फिल्टर करके किसी भी तरीके से इंडस्ट्री में यूज हो। जहाँ पे पानी, अच्छा पानी है, मीठा पानी है, पीने के लायक पानी है, खेती के लायक पानी है, उस पानी में वहां पे कम से कम जो ये कोक, पेप्सी, बियर
दारू, ये जो बनाने की जो पानी एक्सट्रैक्ट तो बहुत ज्यादा मात्रा में करती हैं, लेकिन वापस नहीं देती हैं। वापस क्या देती हैं? ये देती हैं केमिकल्स, सॉइल पॉल्यूटेंट्स, एयर पॉल्यूशन होती है उससे, और सॉइल भी पॉल्यूट होती है, जो ये डिस्चार्ज इनका जाता है, नालों में जाता है या कहीं भी जाता है। तो वो सारा जो टॉक्सिन्स है उसके, वो टॉक्सिटी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से और ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो पहली बात तो ये जो बड़े बड़े वाटर बॉटलिंग प्लांट हैं, जिनको चाहे चाहे अब हम पीने का पानी के भी वाटर बॉटलिंग प्लांट आजकल जगह जगह खुल गए हैं। तो पानी क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो नहर से नहीं लेते हैं। तो पहली बात तो उनकी परमिशन आप जिनको है वो कैंसिल कीजिए। वहां पे ऐसे ज्यादा पानी निकालना पीने के लिए जहाँ समस्या हो, इनको बियर दारू की फैक्ट्री, लोग पेप्सी के बिना रह सकते हैं, बियर के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी जल है, जो जीवन है, उसके बिना नहीं रह सकते। तो कम से कम सरकार को ये देखना चाहिए जहाँ खारा पानी है वो अपने आप ट्रीट करे। जहाँ पे अब सेम की समस्या है, जहाँ पानी ज्यादा है, वहां से पानी को एक्सट्रैक्ट कर कर आपको इरिगेशन के लिए और अन्य चीजों के लिए बड़े पाइप, खुले खुले आजकल खाड़े खुली हो, या आजकल तो किसान भी खेती नहीं, जो छोटी सी खाल है, जो टेल है, जो खाल को भी नहीं आजकल किसान अंडरग्राउंड पाइप लगा रहा है, जहां उसको जरूरत होती है वहां एक कैप खोल देता है, जो आजकल इरिगेशन का सिस्टम है। हमारे यहाँ तो यही है कम से कम, और बहुत सी जगह मैंने देखा है वो अंडरग्राउंड पाइप होती है, प्लास्टिक की बड़ी बड़ी होती है, वहां उनको ये यूज करते हैं, और जितना चाहिए वो यूज करके बंद कर देते हैं। और वो करते भी रात के समय, दिन के समय धूप होती है। और सरकार से कई बार मांग की है कि रात के समय पावर दीजिए आप, कम से कम 8 घंटे, चाहे 4 4 घंटे की 2 बारी कट लगा के दे दीजिए। अभी फिलहाल पीछे 2 घंटे का था, लेकिन हाँ किया है सरकार ने कई जगह, तो वो उग नहीं पाती है। तो आज सरकार सरकार को सरकार तो दावा करती है कि 24 घंटे बिजली आती है, तो फिर कट लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये तो सब नहीं, समझ मैं जाएंगे। आप एक मिनट, एक मिनट, जैसे आपको एक थोड़ा सेकंड रजत जी, एक सेकंड रुकूंगा। रजत जी, वो रजत जी, पावर एक का, सेकंड, पावर और एक बिजली में सेकंड। फर्क है, वो भी नहीं रजत जी मिलती सुन है। लीजिए, रजत कुछ कुछ कह रहे हैं विद्रोही जी, वो भी सुन लीजिए। एक सेकंड रुकूंगा आपको। ये जो मुख्यमंत्री कह रहा है ना 8 घंटे 24 घंटे देते, मैं आपको उनका वीडियो सुना देता हूं अगर आप चाहें तो। अभी पलवल में आए थे, किसानों ने मांग की थी कि भाई 8 घंटे से ज्यादा खेती के लिए बिजली, तो मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी, बोला कौन ना दूं, कौन ना दूं, कौन ना दूं, पता नहीं कितनी बार कहता आठ है। आठ बात आठ चलिए, आठ घंटे, आठ मैं घंटे शुरू से करता हूँ। 12 घंटे के लिए कहा था, और कहा था नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, 12 घंटे नहीं होगी। चलिए, मैं इसी तरह चलिए नहीं, रजत जी बात पूरी कीजिए जी। मैं बिल्कुल पूरी करता हूँ। ये इन्होंने कहा था कि बिल्कुल इसी तरह जैसे संदीप सिंह के लिए कहा था ना, नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, बल्कि उसको बेचारे को कहा तू अपना खुद का इंतजाम कर ले, सोलर लगा ले कहीं से। ये भी कहा था उसको कि तू भाई खुद का इंतजाम कर ले, सोलर लगा ले। हमारे यहाँ मैं आपको बताता हूँ, 2 घंटे आती थी, 3 से 5, और फिर बाद में 9:30 से 11:30। ये हमारी पावर, एक तो फर्क समझना पड़ेगा, पावर में और घर की बिजली में फर्क है। किसान को पावर थोड़ी होती है जिसमें आप ये लगा लीजिए पंप पंप चल जाए, उनके ट्यूबवेल वगैरह चल जाए, वो पावर कहते हैं उसको। जैसे घर में भी अगर आपकी कितने किलोवाट का है, एसी ज्यादा वोल्टेज लेता है, पंखा कम लेगा, एलईडी बल्ब कम लेगा, तो उसी तरह पावर खेती के लिए जरूरत होती है। अब चलो हमारे यहाँ तो 8 घंटे तो कर दी कम से कम, लेकिन वो उगता ही ना, अगर 8 घंटे नहीं होगी तो कुछ पैदावार ही नहीं होगी अजय जी, कुछ नहीं उग पाता। अगर आप सिर्फ वो भी बंद कर देंगे ना, जैसे 1 घंटा आगे बिजली आपने बंद कर दी, तो वो जो कॉन्टिन्यूटी है ना, जो पानी का फ्लो आता है, वो फिर वहीं पे ही घूमता रह जाता है, पानी आगे नहीं जा पाता। ये टेक्निकल चीजें हैं, कभी खेती की हो तो पता चलता, तो पोर्टल से खेती करने वाले लोग हैं, इनको पता ही कुछ नहीं। चलो वो छोड़िए। अब आती है डार्क जोन। तो विधानसभा के पटल पे कहा था कि डार्क जोन जैसी कोई चीज नहीं है, ये उन्होंने कहा था। मैं जहां बात कर रहा हूँ, जो इश्यू है, जहां पे पानी ज्यादा उपलब्ध है, वहां पे आपको खुली खाले नहीं, खुली टेल नहीं, खुली थोड़ा उसको भी ढका हुआ, जैसे बड़े पाइप होते हैं सीमेंट के, जिनको हम सीवेज में भी यूज करते हैं, ऐसा कोई सिस्टम सरकार बनाए जो कि खुला ना हो, और रिजर्वायर्स बनाए, ट्रिब्यूटरीज बनाए, वाटर कैनाल मैनेजमेंट बनाए, जहां जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने का काम करे। पहला तो इन्होंने जो एक दादूपुर नल भी था वो बंद, हासी बुटाना वो बंद, बजाय और कनाल इरिगेशन की तरफ जाने के, पानी के स्टोरेज को और बढ़ाने के। किसान को तो सब कुछ है, ज्ञान देते हैं ये किसान का। आप देखो, बात हो रही थी, अब आपने ट्यूबवेल से पानी निकाल लिया किसान ने, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी निकाल के रात को खेत में दे दिया, जितना फसल को चाहिए वो फसल ने ले लिया, बाकी पानी कहाँ चला गया? रिचार्ज करने के लिए दोबारा धरती पे चला गया, पेट पे तो नहीं गया किसी कोक पेप्सी की फैक्ट्री की तरह। छोटा सा लॉजिक है, कोई भी समझ जाएगा।
बात सारी घूम फिर के आती है, ये किसान को दिखाते हैं दोषी जैसे, मतलब अब इंडस्ट्री से तो पैसा आ रहा है, मोटा रेवेन्यू कमा रहे हैं, वहां तो एक नंबर के दो नंबर के दोनों पैसे चलते हैं, शराब की फैक्ट्री हो, अगर और ये क्या कहते हैं कोक पेप्सी हो, वाटर बॉटलिंग प्लांट हो, कहीं तो इनके रिश्तेदारों के ही निकलेंगे। तो वहां नहीं ये कुछ कहते, ये क्या करते हैं, ये सारा घूम फिर के कहते हैं ना, खाई पी रोटी किसान पे बिल फाड़ दो। तो ये किसान को उठा के जिम्मेवार चल, जबकि किसान को पी थोड़ी ना रहा है पानी खुद, वो खेत में देगा, रात को देगा, धरती में जाएगा, वहां की आसपास की सारी धरती रिचार्ज होगी। और किसान से बड़ा तो साइंटिस्ट मैं आपको बताऊं जो पुश्तों से खेती करते आ रहे हैं, किसान से बड़ा वाटर मैनेजमेंट वाला, किसान से बढ़िया साइंटिस्ट तो खुद किसान से बढ़िया कोई है ही नहीं। वो तो जो, जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। रजत जी दोबारा आता हूं। मनवीर जी हमारे साथ में काफी देर से बैठे हुए हैं, तो उनके साथ भी बात कर लेते हैं, फिर दूसरे राउंड में आते हैं। डॉक्टर मनवीर, आपने पूरा चीजें सुनी। आपकी पार्टी है, दिल्ली में सत्ता में है, बार बार शिकायत करती है कि हरियाणा हिस्से का पानी नहीं देता है। हरियाणा की दशा आप देख रहे हैं कि हरियाणा में खुद तमाम जगह पानी नहीं है, और जहां थोड़ा बहुत है वो इतना ज्यादा खराब है कि सेहत खराब करता है। तो जब आप सेहत खराब करता है तो उस स्थिति में आपको किस तरीके से लगता है इसका कैसे मैनेजमेंट होना चाहिए? और जो ये मसला है ये हर व्यक्ति के लिए गंभीर है, क्योंकि हरियाणा के 18 जिलों में, जिसका पूरा डाटा वेद प्रकाश जी ने दिया, विद्रोही जी ने, कि आप ये समझिए 18 जिलों में इतना खराब है पानी कि आपको तमाम रोग हो रहे हैं। आप डॉक्टर हैं, आप खुद बताएंगे कि जिस तरह की स्थितियां हैं, तो आप बताइए कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, दूसरे और हो रहे हैं, कैंसर का कारण बन रहे हैं, यूरेनियम पाया जा रहा है, कितना खतरनाक होता है, सबसे बड़ा कैंसर का कारण होता है। तो ये सारी चीजें, इतनी गंभीर चीज को इतने हल्के में लिया जाता है, और जो हल्की चीजें उन पे चर्चा होती है। जो सबसे जीवन के लिए, फसल के लिए, हर चीज के लिए जरूरी है, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैसे वाले लोग तो चलिए तमाम तरह की चीजें लगवा लेंगे, लेकिन सामान्य आदमी क्या करेगा? और हरियाणा का तो ग्रामीण भारत है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पे फोकस नहीं होता है, वहां तो सीधे सीधे लोग हैं। तो इस पर आपका क्या है और आपकी पार्टी का क्या कहना है? जी जी अजय जी, मैं आज की चर्चा में इस चर्चा को दो भागों में डिवाइड करना चाहूंगा। एक भाग ये कि अभी जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको हम या सरकार या किसी भी राज्य की सरकार, मुख्यतः हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा की सरकार कैसे उसको यूज कर रही है और आज उसकी क्या स्थिति है, और कहाँ कहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है और उसके क्या कारण है, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आज की जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है हरियाणा की, उसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के तहत करीब जो है 20,194 सैंपल लिए गए थे, और टोटल सैंपल 77,000 लिए थे, और उनमें से 20,194 सैंपल की जांच की गई थी, और जिसमें से 13,828 सैंपल फेल हुए थे। इन सैंपल्स में से 8,702 सैंपल्स में बैक्टीरियल कंटामिनेशन था, और 5,126 में हैवी मेटल लाइक आर्सेनिक, मरकरी और यूरेनियम पाया गया था। ये स्थिति है जो पानी आज सरकार सप्लाई कर रही है, ये उस पानी की स्थिति है। इस स्थिति का जिम्मेदार तो स्वयं सरकार है, इसके लिए तो कोई और संस्था, कोई और जिम्मेदार नहीं है। इस स्थिति के लिए ना पानी की कमी को जिम्मेदार कहा जा सकता, ना किसी अन्य विभाग को कहा जा सकता है, किसी अन्य राज्य को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता। इस का कारण स्वयं हरियाणा सरकार है, उसकी नाकामयाबी है। इसके साथ ही 2022 में शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठाया, समय समय पर ये मुद्दा उठाया। इसमें दो तीन चीजें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जैसे पानी की जो स्थिति होती है खराब होती है, तो स्वयं CWMI रिपोर्ट, जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया है कि 2 लाख व्यक्ति हिंदुस्तान में हर साल गंदे पानी की वजह से मृत्यु होती है। यही, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये बच्चों बड़ा पर आंकड़ा होता है। है। मैं कह रहा हूं मनवीर जी, जी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 2 लाख लोग दूषित बिल्कुल, पानी के कारण मर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये CWMI स्वयं जो है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार है, ये किसी प्राइवेट संस्था की रिपोर्ट नहीं है जिसको हम चैलेंज करें।
तो सबसे मेन चीज क्या है कि जो पानी हम दे रहे हैं, हम वो हमारे पास जो उपलब्ध पानी है उस पानी को ही हम स्वच्छ नहीं दे पा रहे। तो जो पानी हमें और अरेंज करना वो कैसे कर पाएंगे, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी का हम अच्छे से प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो सबसे इसमें जो कारण पाए गए हैं, उन कारणों में सबसे ज्यादा जो मुख्य कारण है वो है कि जो पानी हमें डायरेक्ट बोरवेल से सप्लाई कर रहे हैं, जो पानी है वाटर रिचार्जिंग सिस्टम है वो दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो जैसे आप देखेंगे मुख्यतः झज्जर या पूरे हरियाणा की बेल्ट में आप कैंसर के पेशेंट्स सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा किडनी स्टोन्स के जो पेशेंट हैं वो सबसे ज्यादा हैं। ये दोनों जो आंकड़े हैं, इन दोनों आंकड़ों का मुख्य कारण पानी है। एक रिसर्च में समय समय पर रिसर्च छपती रहती है, उनमें ये देखा गया है कि जितनी टोटल बीमारियां हैं अगर उनको 100% कहा जाए तो उसमें से सिर्फ पानी की वजह से वाटर कंटामिनेटेड डिजीज जो है वो 15% है। सिर्फ पानी, गंदे पानी की वजह से हर 6 में से एक एक व्यक्ति पानी की गंदे पानी की वजह से बीमार है। इसके साथ ही उस गंदे पानी का वित्तीय बोझ ना सिर्फ सरकार पे बल्कि व्यक्ति विशेष पर भी पड़ता है। जब वो बीमार होता है तो करीब 2-2.5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति उस पर वित्तीय बोझ पड़ता है। वो डायरेक्टली व्यक्ति पे भी पड़ता है और सरकार पे भी डायरेक्टली पड़ता है। तो एक सिर्फ गंदे पानी की वजह से कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उस चीज के बारे में सोचने का विषय है। अब आपने एक सवाल पूछा कि पानी की जो है दिल्ली आरोप लगाता है हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा को पंजाब से समस्या है, अभी वाटर सेस की समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। ये सभी राज्यों के साथ है, हिंदुस्तान के सभी राज्यों में पानी की कमी है और जो उनके पास उपलब्ध पानी है वो स्वयं के लिए भी पूरा नहीं है तो वो दूसरे के लिए कहां से देंगे। ये ऐसी स्थिति हरियाणा के साथ है, ऐसी स्थिति सबके साथ है। इसके लिए हमें वाटर मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार जब से आई है उन्होंने हर जगह पूरी दिल्ली में 100% टैप वाटर, हर घर में नल की आज के दिन सप्लाई, नल के पानी की सप्लाई है। पानी की जो समस्या हुई या जो कमी हुई, किल्लत हुई, उसको दूर करने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 26 झीलों का निर्माण किया है और 380 वाटर बॉडीज को का निर्माण किया और उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर रहे हैं हम, यमुना के किनारे भी। और वाटर रिसाइकलिंग पे विशेष रूप से दिल्ली सरकार का जोर है। वाटर रिसाइकलिंग के मनवीर लिए जी याद कर लीजिए, जब आप ये बात कह रहे हैं, अभी एनजीटी ने आपकी दिल्ली की सरकार को फटकारा था कि आप नहीं कर पा रहे हैं, न यमुना को सफाई कर पा रहे हैं, न पानी के लिए कर पा रहे हैं। वहां पर पानी की जो बॉटल्स लोग लेने के लिए मजबूर है और वही आरओ वाटर से ही चल रहा है। तो दिल्ली में सामान्य तौर पे लोग जो है पीने के लिए वो जो पानी की बॉटल्स आती हैं बड़ी, उनको लेकर के काम चला रहे हैं। तो इसको लेकर उसने फटकार लगाया और फिर इसकी जिम्मेदारी एनजीटी ने जो है गवर्नर को, एलजी को सौंपी कि आप अब इसकी देखरेख करेंगे, सरकार तो नहीं कर पा रही। ये एक बड़ा आपके ऊपर सवाल है जी। देखिए, अभी जो मैंने आपको आंकड़े दिए कि हमने 26 झीलों का निर्माण किया है, 380 वाटर बॉडीज का निर्माण किया है, तो और हमने झीलों के थ्रू 6.25 मीटर ग्राउंड लेवल वाटर को इंक्रीज करने का प्रयास किया है। जो पप्पन किला में सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट हमने बनाया है। तो वाटर रिसाइकलिंग के लिए क्या ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये सही है या गलत है? आपके ये नहीं, जो मैं है आपको आंकड़ों भी पे पता है। सवाल उठा ही अगर नहीं रहा ये हूं, मैंने तो सरकार की आपको वो भी ये तथ्य बताया जो आप अगर ये नहीं बता रहे। देखिए 100% किसी चीज का रिजल्ट जिस दिन अचीव हो जाएगा उस दिन तो लोग कहना ही बंद कर देंगे। उस डायरेक्शन में हम कार्य कर रहे हैं और हमने काफी हद तक यह काम किया चलिए है। अब किसी माना किसी क्षेत्र आप विशेष में, जी आप एक बार डॉक्टर सुनिए मेरी साहब बात को, किसी जी क्षेत्र विशेष में अगर किसी समस्या के कारण, जैसे पाइपलाइन की रिपेयरिंग के कारण या रोड नहीं, कंस्ट्रक्शन के, अभी ठीक है नजफगढ़ में ठीक है।
ठीक है मनवीर जी, किल्लत हो मनवीर जाती जी, है एक अब दिन मैं 2 दिन, तो उसमें सभी से समस्या एक रहती है। एक राउंड और बात कर लूं, समय की सीमा भी है। तो जल्दी से मैं आता हूं सबसे पहले रजत जी के पास। रजत जी, जो स्थितियां हैं आपने जिस तरीके से बताया, इसका असर एग्रीकल्चर पे पड़ता है। हरियाणा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, और ऐसी स्थिति में जब हरियाणा में इस तरीके की स्थिति आती है, वहां के तमाम सारे जो होने चाहिए जिस तरीके से एग्रीकल्चर में किसानी की और सारी चीजें समस्याएं यदि ये आएंगी तो पूरा देश फेस करेगा। पानी की समस्या जब ये होती है तो दिल्ली एनसीआर भी फेस करता है। तो ये सब स्थितियां सामने खड़ी। इसके बाद में यदि हरियाणा से प्रदूषित पानी ही जाएगा तो दिल्ली में और प्रदूषित होगा, और उसके बाद में तो दिल्ली भी वो होगा, हरियाणा होगा ही होगा। तो ये सारी स्थितियां, तो इसको लेकर के आपकी पार्टी कितना मुद्दा उठा रही है और कितना लड़ रही है जी? क्योंकि पहले तो आपकी जन संवाद यात्रा चल रही है, जो पदयात्रा आपकी चल रही है, तो उस पदयात्रा में क्या इस मुद्दे पे को लेकर के इशू बनाया जा रहा है जी? देखिए, जब परिवर्तन पद यात्रा की शुरुआत हुई थी सिंगार गांव से मेवात के, तो वहां सबसे पहला मुद्दा ये था कि वहां पे पीने के पानी की समस्या, सड़कों की तो चलो हम सड़कों से गुजरे हैं, चले हैं उन सड़कों, वो पानी का पूरे मेवात में ही वो पानी खरीद के ही जो है पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेवात की तरफ तो मुझे लगता है ध्यान गया ही नहीं। ये सेम समस्या विद्रोही जी को थोड़ी जानकारी शायद आ जाए, मैं बात करूंगा तो आदमपुर के इलेक्शन के अंदर हमने ये बात देखी थी। आदमपुर में भी जब हम राजस्थान से वो पानी खरीद के लेके आते हैं, हरियाणा से ही खरीद लें लेकिन वो राजस्थान से खरीद के लेके आते हैं। मतलब इतनी समस्या थी पानी की। जब हम आदमपुर इलेक्शन में घूमे, अब मेवात के अंदर है, दक्षिण हरियाणा में है, ये भिवानी महेंद्रगढ़ के एरिया के अंदर, सारे के अंदर है, नारनौल के अंदर है, तो ये वहां पीने का पानी ही नहीं है। तो बाकी तो आप क्या करेंगे जब आप मूलभूत सुविधाएं सरकार क्लेम करती है और विधानसभा के पटल के ऊपर विपक्ष के जो है विधायक, ये विधानसभा के पटल पे मुझे लगता है कोई सेशन जाता होगा खाली जब पीने के पानी की समस्या नहीं उठती होगी। वो तो विधानसभा के पटल पे उठती है, हम डिबेट्स पे उठाते हैं। तो वो पीने का पानी नहीं है, खेती के लिए तो क्या होगा। दूसरा, आपने कहा कि पॉल्यूटेड पानी हरियाणा दिल्ली को देता है, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। ताजेवाला से पानी जाता है, ताजेवाला सूरजकुंड से पानी निकलता हुआ होता हुआ करनाल के थ्रू बहुत बढ़िया, जैसे नहर का पानी है, बिना कोई वहां फैक्ट्री का कोई वो नहीं है बीच में, एग्जिट नहीं है कोई जो छोड़ता हो पानी, तो दिल्ली में जाके प्रदूषित होता है। कभी आप करनाल से निकले हो अगर, तो आपने करनाल पे खाना पीना पेरन लेक पे रुके होंगे, तो आप उनसे कभी नीचे देखना, उस क्वालिटी देखना, कितनी दूर रह जाता है। फिर उसके बाद वजीराबाद हेड के ऊपर जाता है इनके पानी, एक मुड़का से जाता है। तो पानी तो हरियाणा बड़ा साफ सुथरा नहर का पानी देता है, वो दिल्ली में जाके पूरा का पूरा प्रदूषित हो जाता है। वो तो हरियाणा पे उसकी कुछ वो नहीं है। हाँ, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर उठाया आपने कि कल को ये जो पानी हरियाणा के पास आ रहा है यमुना का, अगर जमुना सूख गई, खुदा ना खास्ता, वहां पानी इतना कम हो गया, तो आप ये देखिए दिल्ली में तो लोग प्यासे मर जाएंगे। दिल्ली अकेला नहीं, दिल्ली एनसीआर का पूरा एरिया कह रहा हूँ मैं, जिसमें गाजियाबाद से लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, मानेसर, फरीदाबाद, सारा एरिया आ गया। तो इसके लिए थोड़ा आप एसवाइएल की जब बात करते हैं, वो एसवाइएल की बात इसलिए नहीं करते हैं। आप सिर्फ एक यमुना पे पूरी की पूरी दिल्ली डिपेंडेंट है, पूरा एनसीआर का रीजन। आप एक बात बताइए, कल को खुदा ना खास्ता कुछ सच में ऐसी कुछ, तो आपके पास पैरेलल एसवाइएल होना चाहिए क्या नहीं? पंजाब कहता है हमारे पास सतलुज में नहीं है। चलो, उस एरिया में सबसे ज्यादा धान की खेती होती है। अगर आप कभी उस एरिया में जाओगे, थोड़ा लुधियाना के आसपास आगे निकलिए आप, तो आपको हजारों, कहते हैं ना, जहां तक नजर जाती है वहां तक धान ही धान। अगर आपकी सूख गई है सतलुज, लेकिन उसमें रावी और ब्यास का पानी भी है ना, जो मारा हुआ था उसमें रावी और ब्यास का पानी भी आना है। और कोई भी पानी पंजाब में अगर नेचुरली, पंजाब में ही कोई भी नहर ऐसी नहीं है कि ओरिजिन पंजाब में है, नहीं। सतलुज तो चाइना से आ रहा है जो नहर है। अगर, और रावी ब्यास हिमाचल का ओरिजिन है इनका, पहाड़ों से नेचुरल जो इनका स्रोत है। तो पंजाब का तो कुछ भी नहीं है, केवल पंजाब में से गुजर रहा है। सतलुज का वाटर लेवल कम है, रावी ब्यास का भी था। रावी ब्यास में अगर पूरा का पूरा आप पढ़ो, ट्राइपेटेट एग्रीमेंट हुआ था जो, वो जी जी ट्राइपेटेट जी। एग्रीमेंट बाद में उसमें चलिए रजत जी, चूंकि समय की सीमा, मैं जल्दी से वेद जी के पास आता हूँ, और वेद जी के बाद मैं फिर डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा।
वेद जी, जिस तरह से बताया रजत जी ने, जिस तरह से मनवीर जी ने बताया, निश्चित रूप से समस्या बड़ी है और ये समस्या किसी पार्टी की नहीं है, हम सब की है। और इसमें किसी को दोष देने से भी फायदा नहीं, इस पे तो काम करने की जरूरत है और सबको करने की जरूरत है। तो ये आखिर देखिए क्यों नहीं काम हो पा रहा है, इसकी वजह क्या है जी, देखिए और कितना खतरा बढ़ गया? इसमें राजनीति ज्यादा है। रजत जी ने न्याय युद्ध की बात की, मैं भी न्याय युद्ध में चौधरी देवीलाल जी के साथ था, परंतु बात का मेरा खुद का अनुभव बताता है, अगर हम उस समय न्याय युद्ध नहीं छेड़ते तो पंजाब के अंदर बरनाला जी की सरकार थी और बरनाला जी ने पंजाब के अंदर एसवाइल की नहर बनानी शुरू कर दी थी, वो नहर शायद कुछ बन जाती। और जो हरियाणा को न्याय मिला है सुप्रीम कोर्ट से 2002 में, जब चौटाला जी सीएम थे, जो फैसला जनवरी 2002 में ऐतिहासिक फैसला आया, उसमें दो ही मुद्दे लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। एक मुद्दा लिया है 30 दिसंबर 1981 का, 31 दिसंबर 1981 का राव वीरेंद्र सिंह का और 7 राज्यों का समझौता, और दूसरा मुद्दा लिया है राजीव लोंगेवाल समझौता। इन दोनों समझौतों के आधार पर ही हरियाणा के अंदर एसवाइएल के पक्ष में फैसला आया था, और दुर्भाग्य से हरियाणा के लोगों ने भी इन दोनों ही समझौते का विरोध किया किन्हीं किन्हीं कारणों से। तो इसमें राजनीति ज्यादा थी। अब पीने के पानी की समस्या, जैसे मनवीर जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि दिल्ली के अंदर जो रजत जी ने कहा सही कहा है, कर सोनीपत का थोड़ा सा एरिया छोड़ दो, वहां थोड़ा बहुत पॉल्यूटेड पानी पड़ता है इसमें यमुना में, वरना जो पॉल्यूटेड पानी पड़ता है दिल्ली के अंदर वो दिल्ली के ही नाले हैं, दिल्ली का ही सीवरेज का पानी है जो बगैर वाटर ट्रीटमेंट पड़ रहा है। अब जैसे हरियाणा की बात कही, दक्षिणी हरियाणा की इन्होंने बात की, पानी के दो स्रोत हैं, एक तो डायरेक्ट जमीन से हम खींचते हैं, वो सारा पानी खारी है, पॉल्यूटेड है, वो वर्षों से पॉल्यूटेड भी है, और कुछ ही रसायन मिलने से, यूरिया मिलने से इससे और ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया। फिर हमने उनके लिए वाटर वेस्ट बनाया कि नहरी पेयजल आधारित परियोजनाएं। अब नहरी पेयजल आधारित परियोजनाओं की हालत यह है कि जब से खट्टर सरकार आई है, रेवाड़ी के अंदर, मैं अपने दूसरों की बात नहीं करता, हर 15 दिन बाद पानी की राशनिंग होती है। क्या आपने, जब हम पीने के पानी की राशनिंग कर रहे हैं तो स्थिति कितनी भयानक है। ये क्यों हो रही है कि कांग्रेस के जमाने के अंदर जो पेयजल आधारित योजनाओं को इकट्ठा करने के लिए जो वाटर टैंक की स्कीमें बनाई थी और वाटर ट्रीटमेंट की स्कीमें बनाई थी, उनके लिए जमीन तो चाहिए ना आपको। तो जो कांग्रेस ने जमीनें अधिकृत कर रखी थी, उन जमीनों में तो आपने बना दिए कुछ। ये सरकार तो भूमि अधिग्रहण कानून को लागू ही नहीं करती। ये तो कहती है किसान अपनी मर्जी से जमीन दे, उद्योग लगाना हो तो अपनी मर्जी से दो, विकास करवाना हो तो अपनी मर्जी से दो, पोर्टल खोल देंगे। लोग क्यों देंगे अपनी जमीन? ये जो पूरा दक्षिणी हरियाणा है, जमीनों के भाव आसमान पर छू रहे हैं। अभी जो हमारे एम्स के अंदर जमीन ली है, ये तो लोगों ने कुर्बानी कर 40 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन दे दी, अभी भी उसमें भी कुछ पेज पड़ा हुआ है, वरना 1-1.5 करोड़ की जमीन कोई 40 लाख में क्यों देगा सरकार को? तो सरकार पैसा नहीं खर्च करेगी जमीन लेने में, जो सबसे पहली जरूरत है। चाहे आप वाटर टैंक बनाए नहरी पानी इकट्ठा करने के लिए, लोगों को पानी देने के लिए, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए आपने वेस्ट वाटर जो है उसको शुद्ध करने के लिए आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, उनके लिए आपको जमीन तो चाहिए। वो जमीन कौन लेगा? वो जमीन सरकार लेगी, जब सरकार किसान को पैसा देगी। तो ये जो सरकार है खुद तो खर्च करना नहीं चाहती और फालतू चीजों में तो पैसा लगाती है, और जो बेसिक नीड्स है व्यक्ति की, उनमें पैसा नहीं लगाती। तो उसकी वजह से आप पानी घर घर भी पहुंचा दोगे। अब क्या हो रहा है, दिल्ली में भी यही हो रहा है और हरियाणा में भी हो रहा है। मैं तो नकल सत्य कहने का आदी हूं। जो हम कह रहे हैं घर घर हमने नल पहुंचा दिया, ये स्कीम हरियाणा में भी चल रही है, पर हो क्या रहा है, गांवों में तो फिर भी आप थोड़ा बहुत शुद्ध नल पहुंचा देते हो। शहरों के अंदर क्या है कि आपका जन स्वास्थ्य विभाग जितना शहरों के अंदर पानी दे रहा है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे गुड़गांव है, चाहे रेवाड़ी है, चाहे हरियाणा का और कोई शहर है, वो सारा सीवरेज लाइनों से जाता है, गंदे नालों के अंदर जाता है,
उनकी मरम्मत नहीं, उनमें लीकेज इतना जाता है कि स्वच्छ पानी के साथ साथ गंदा पानी भी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। आप चाहे दिल्ली में चले जाओ, चाहे आप गुड़गांव में चले जाओ, चाहे आप रेवाड़ी में चले जाओ, आप बड़ी बड़ी बात कही वेद जी, चूंकि समय की सीमा है इसलिए मैं थोड़ा रोकूंगा। डॉक्टर मनवीर, फाइनल कमेंट आप बोले, उसके बाद मैं समाप्त करूं। जी सर, आपने कहा था कि एनजीटी ने जो है फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को, तो मैं ये कहना चाहूंगा एनजीटी ने दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा, यूपी, दिल्ली जल बोर्ड, पोल्यूशन विभाग, इन सभी लोगों को, इन सभी विभागों को डायरेक्शन दिए, इसमें स्पेशली एक विभाग को नहीं दी। और दूसरी चीज नहीं, ये तो है कि मैंने तो खुद आपको 29 साल, आपको सुनिए, जिक्र किया, एक चूंकि 29 आप साल वहीं का जिक्र कर रहे 29 थे साल इसलिए मैंने से बताया। 29 साल से न्यायिक निगरानी सफाई का कार्य चल रहा है। 29 साल में कांग्रेस भी रही है, बीजेपी भी रही है, और अब आम आदमी पार्टी की भी सरकार रही है। ये एक चैलेंजिंग काम है जिसको करेंगे। केजरीवाल जी ने ये एक वादा किया है कि वो यमुना को साफ करेंगे, और अभी आप पिछले कुछ टाइम से देखेंगे कि उसमें यमुना में काफी बदलाव आ रहा है, और धीरे धीरे इस डायरेक्शन में दिल्ली सरकार आगे बढ़ रही है। और ये काम सिर्फ दिल्ली सरकार नहीं, हरियाणा, यूपी, सभी जो जहां जहां राज्य से आ रही है। क्योंकि अभी पीछे आप देखेंगे कि हरियाणा में भी हरियाणा गवर्नमेंट ने फाइन लगाया है, करीब करीब 60 करोड़ रुपए एक इंडस्ट्री पे लगाया है फाइन, जो यमुना में पानी, गंदा पानी डाल रही थी। तो अलग अलग राज्यों का सबका इसमें योगदान है, और ये सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि यमुना सबके लिए जीवनदायिनी है। तो इसमें राजनीति से कहीं ज्यादा कोशिश है हम, और जो भी सुझाव अगर कोई भी विपक्षी पार्टी या देश में या केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है कि आपको ये ऐसा करना चाहिए, उनका स्वागत है, और उस सुझाव को लेते हुए हम आगे काम कर रहे हैं। और इसमें हरियाणा अब के लिए जो सबसे मेन आप चीज है, हरियाणा के लिए आप क्यों नहीं मुद्दा उठा रहे हैं? आप इतनी रैलियां कर रहे हैं, पार्टी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पानी के मुद्दे को आपने टच नहीं किया है अभी तक, हरियाणा को लेके। नहीं नहीं सर, बिल्कुल हमारा पहले दिन से पानी के मुद्दे पे है। मूलभूत सुविधाओं में हमारा टारगेट अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और बिजली और पानी, चार ही चीजें तो मूलभूत सुविधाओं में है, जो सबसे पहला टारगेट है। हमारी तो कहीं भी कोई भी, चाहे पॉलिटिकल रैली होती है, चाहे कोई हमारा कोई जनसभा होती है, सबसे पहली बात ये होती है कि आपको अच्छी मूलभूत सुविधाएं देंगे। ये चलिए हमारा वादा चलिए है, हमारी चलिए सरकार का चलिए, एजेंडा हमने यही है। हमने माना कि आप इसको लेकर के संजीदा है। और जिस तरह की बात हुई, चर्चा हुई, बहुत अच्छी हुई। जिस तरीके से वेद जी ने बताया सारी चीजें, रजत जी ने रखा, आपने रखा, निश्चित रूप से हरियाणा को शुद्ध पानी की जरूरत है, हरियाणा के लोगों को जरूरत है। नहीं तो हरियाणा के लोगों को बीमार कर देने वाला पानी उनको पीना पड़ रहा है। और यही वजह है कि हरियाणा में लगातार तमाम रोग बढ़ रहे हैं। लोगों को तमाम अचानक एकदम से हार्ट अटैक आ रहा है, कुछ हो रहा है, लोगों के जिस तरह की स्थितियां हैं, हम जीवन खो रहे हैं। तो जब इतनी बड़ी समस्या हो और जो कहते हैं असमय लोगों की मौतें हो रही हैं, तो इसलिए सरकार को इस पर चेतना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को राजनीति छोड़ के इस पर आना चाहिए, क्योंकि ये सबके जीवन का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ में, नए जो है मुद्दों को लेकर के। जय हिंद।